कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी जिसमें हल्के गुलाबी रंग के पर्दे, फूलों से सजा बिस्तर और सफेद गुलाबों की खुशबू हर कोने में फैली थी। नरम और नाजुक बिस्तर पर पीली मखमली चादर बिछी थी और उसके बीचों बीच संगीता सहमी हुई बैठी थी। दुल्हन का लाल जोड़ा, उस पर जरी का काम, चमचमाता दुपट्टा जो आधे चेहरे को ढके हुए था और भारी गहने जो उस पर खूब जच रहे थे, यह सब जितना हसीन था उतना ही बेचैनी से भरा भी होता जा रहा था। संगीता की निगाहें दरवाजे पर टिकी थी, हर गुजरता पल उसकी धड़कनों को बेकाबू कर रहा था। दिल में शंकाओं का शोर था। क्या वह मुझे पसंद नहीं करता? कहीं कोई परेशानी की बात तो नहीं हो गई? क्या वह वाकई मेरी जिंदगी का हमसफर बनना चाहता है? यही सवाल बार बार उसके जहन में घूम रहे थे, मगर हर बार उसे खामोश जवाब मिलता। वह बस इंटर तक पढ़ पाई थी, मगर अब एक कामयाब डॉक्टर की पत्नी बन चुकी थी। आंखों में उम्मीदों की रोशनी थी, मगर वक्त जैसे थम गया था। कमरे की घड़ी की सुइयां बेरहमी से आगे बढ़ रही थी। 12 बजा, फिर 1:15 बजा, फिर 1:30। संगीता अपने दुपट्टे को बार बार मरोड़ रही थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी, जो उसके दिल पर चोट कर रही थी। मनीष की गैर मौजूदगी उसके दिमाग पर छाने लगी थी। कभी किसी दुल्हन के साथ ऐसा नहीं हुआ, फिर उसके साथ क्यों? यह सोच ही उसे बेचैन कर रही थी। जो खुशी से निडाल थी, अब घबराहट के साए में आ गई थी। हर आहट पर चौंक जाती, कभी दरवाजे के हैंडल को घूरती, वो अब आ जाए। रात के 2 बजने को थे जब उसका सब्र टूटने लगा। अब और इंतजार उससे बर्दाश्त न हुआ। उसने धीरे से दुपट्टा सरकाया। जेवरों की छन छन कमरे की खामोशी में गूंजने लगी। वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और घसीटते कदमों से ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ी। दिल में एक अनजानी उदासी उतर आई थी, जैसे कोई सपना टूटने वाला हो। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। वही चमकता चेहरा, वही सजी सवरी दुल्हन, मगर अब आंखों में खुशी की जगह बेयकीनी थी। उसने धीरे धीरे अपने गहने उतारने शुरू किए, दुपट्टा उतारा और फिर लहंगा बदलने लगी। इस दौरान उसकी पलकों पर नमी उतर आई थी, मगर उसने खुद को संभाले रखा, क्योंकि जानती थी कि रोने धोने का कोई फायदा नहीं। संगीता अभी मुश्किल से खुद को समेट कर बिस्तर पर लेटी ही थी कि दरवाजे के हैंडल की घूमने की आवाज गूंजी। जैसे उसका दिल एक पल को रुक गया। उसने सांस रोककर दरवाजे की तरफ देखा। अगले ही पल वह अंदर दाखिल हुआ। मनीष, वही शख्स जिससे उसकी जिंदगी बंधी थी। एक हैंडसम मर्द और बेहद हसीन इंसान। उसकी लंबी कदकाठी, सलीके से संवरे बाल, हल्की बड़ी दाढ़ी और आंखों में छुपी गहराई, हर चीज में ऐसा जादू था कि संगीता एक पल को जैसे सांस लेना भूल गई। उसने घबराकर खुद को संभाला और उठकर बैठ गई। दिल की धड़कनें तेज थीं। नजरें झुकाए वह दुपट्टा संभालती चुपचाप बैठी रही। मनीष की नजरें एक पल उसके वजूद पर टिकी, फिर वह बिना कुछ कहे चुपचाप चलकर उसके पास आकर लेट गया। संगीता ने होंठ अभी खोले ही थे, वो कहने ही लगी, आप देर से आए तो मैंने कपड़े बदल लिए, मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने मनीष को गहरी नींद में जाते देखा। उसका जिस्म सुकून से बिस्तर पर फैला था। सांसों की मध्यम रवानी उसके चैन की गवाही दे रही थी। संगीता की आंखें हैरत से फैल गईं। वो एक पल को जैसे सुन्न हो गई। शादी की पहली रात, वो लम्हा जिसका ख्वाब वो देखती है, जिंदगी का सबसे खास पल। उस पल में एक मर्द का ऐसा बेपरवाह रवैया उसके जेहन में शोर उठाने लगा। दिल के नाजुक कोने में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसने कांपते हाथों से आगे बढ़कर उसके कंधे को छूना चाहा। शायद जगाने का इरादा था, शायद वह कुछ सुनना चाहती थी, कोई एक शब्द, कोई एक सफाई। लेकिन उसकी उंगलियां उसके जिस्म से कुछ इंच पहले ही रुक गईं, जैसे अंदर कहीं कोई उसे रोक रहा हो, कोई अहम, कोई शर्म या शायद कोई अनजाना डर। हाथ पीछे खींचते ही दिल की दीवारें भीग गईं। पलकों ने झुककर आंसुओं को छुपाया, लेकिन आंखों के कोने चुपचाप भीग गए। मनीष का सुकून भरा चेहरा देखकर उसके दिल में एक टूटा सा दर्द उठा। क्या मैं इतनी गैर अहम हूँ? उसने दिल ही दिल में सोचा।
वह चुपचाप तकिए से टेक लगाकर बैठ गई, मगर उसकी आंखें लगातार उसी पर जमी रहीं। सोते हुए भी वह शानदार लग रहा था, मगर संगीता के दिल में अब उसकी खूबसूरती नहीं, उसकी बेरुखी चुभ रही थी। उसे वह लम्हा चाहिए था, वह लफ्ज जो हर दुल्हन अपनी पहली रात में सुनती है। मगर यहाँ तो खामोशी थी, सन्नाटा था, और वह शख्स जो उसकी ख्वाहिशों का हिस्सा था, वह उसके ख्वाबों को ठुकराकर नींद की आगोश में जा चुका था। कमरे में एक बार फिर खामोशी फैल गई। घड़ी की सुइयां सरक रही थी और संगीता की पलकों से खामोश आंसू बह रहे थे। एक ऐसी रात जिसका ख्वाब उसने दिल में संजोया था, अब सवाल बन चुकी थी, क्या यह मोहब्बत की शुरुआत है या कोई अनजाना फासला? मगर कोई जवाब नहीं था। वक्त गुजरता गया। सुबह की हल्की रोशनी पर्दों के किनारे से छनकर कमरे में उतर रही थी। घड़ी की सुइयां 8 बजा रही थी जब संगीता की पलकों में हरकत हुई और आंखें खुल गईं। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है, क्या वक्त हुआ है और आसपास की खामोशी इतनी अजीब क्यों लग रही है। उसने धीरे से आंखें फैलाई। पलकों की नमी अभी बाकी थी और कमरे की तन्हाई उसके दिल पर हावी हो गई। नजर दाएं बाएं दौड़ाई, मगर बिस्तर का दूसरा किनारा खाली था। मनीष कहीं नजर नहीं आ रहा था। दिल में एक अनजाना खालीपन घर कर गया। रात का वाक्या अब भी हावी था। वो लम्हा, वो बेरुखी, वो खामोशी, सब कुछ फिर से ताजा हो गया। वो होंठ भी चुपचाप सिसकने लगे, जैसे आंसू भी अब इजाजत मांग रहे हो। रोने की आवाज इतनी धीमी थी कि कमरे की खामोशी में भी डूबी हुई लग रही थी। वह अपनी किस्मत पर सवाल उठाने लगी, अपने रिश्ते की अहमियत को तौलने लगी, मगर दिल की तराजू में सिर्फ दुख भारी लग रहा था। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। सफेद लिबास में लिपटी संजीदा सूरत लिए सुशीला जी कमरे में दाखिल हुई। संगीता घबराकर सीधी हो गई, आंसू दुपट्टे से छुपाने की कोशिश की, दुपट्टा ठीक किया और नजरें झुका ली। दिल जैसे धड़कने लगा कि कहीं वह सब जान न गई हो। सुशीला जी धीरे धीरे उसके पास आई और नरमी से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। वह लम्हा इतना तसल्ली भरा था कि संगीता के आंसू फिर से बहने को बेताब हो गए, मगर उसने खुद को संभाल लिया। बेटा, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन औरतें ही घर बसाती हैं, मर्द वो तो बाहर के होते हैं, बेखबर बेपरवाह। औरतें ही चार दीवारी में रहकर सब संभालती हैं, सब सहती हैं। उन्होंने उसके आंसू देख लिए थे। संगीता का सिर झुका रहा। दिल चाहा कि वह सब कुछ कह दे, कोई तो सब सुन ले, मगर वह बस चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, जैसे हर लफ्ज उसके वजूद में उतर रहा हो। मैं मनीष की कमजोरियां जानती हूँ, वह थकावट, उलझन या शायद अपने ही ख्यालों में गुम हो, मगर तुम हार मत मानना। मैंने भी एक वक्त पर बहुत कुछ सहकर ये घर बसाया था, तब जाकर आज ये छत हमारे सर पर है। तुम्हें भी हिम्मत करनी होगी बेटा। संगीता की आंखों से दो आंसू खामोशी से निकले, मगर अब चेहरे पर थोड़ी सी राहत की परछाई थी। वह सर हिलाकर उनकी बातों का जवाब दे रही थी, जैसे हर लफ्ज दिल पर लिख रही हो। सुशीला जी ने नरमी से उसका हाथ थामा और हल्के से दबाया। बेटा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम वह हो जिस पर यह रिश्ता टिका होगा। खुद को संभालो और वक्त को एक मौका दो। संगीता ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर उन्हें देखा। उनकी आंखों में सच्चाई चमक रही थी। उसी पल उसने फैसला कर लिया था कि दिल में बैर नहीं लाएगी, अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देगी। जो हो चुका उसे सीने से लगाए नहीं बैठेगी। पूरा दिन आम दिनों की तरह बीत गया। रात के गहरे सन्नाटे में कमरे की रोशनी धीमे धीमे चमक रही थी। नरम गुलाबी कपड़ों में लिपटी संगीता का नाजुक वजूद 7 रंगों के ख्वाब सा लग रहा था। आईने के सामने खड़ी वह खुद को निहार रही थी। मेकअप की हल्की परत उसके चेहरे पर नरमी और मासूमियत की छवि बन गई थी। वह अपनी पलकों को झुकाकर फिर उठाकर हल्की मुस्कान के साथ खुद को देख रही थी, जैसे किसी अंदरूनी उम्मीद को तसल्ली दे रही हो। दिल ही दिल में सोच रही थी, शायद आज कुछ बदल जाए, शायद मनीष आज उससे बात करे, एक नजर मोहब्बत से देख ले। शायद वो खामोशी जो रात से उसके इर्द गिर्द लिपटी है आज टूट जाए। वह इसी उम्मीद में थी
कि तभी दरवाजा चरमराया और मनीष कमरे में दाखिल हुआ। संगीता के चेहरे पर अचानक खुशी की एक लहर दौड़ गई। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। आइए, आपका कोट। उसने नरमी से उसके हाथ से कोट ले लिया और अलमारी की तरफ बढ़ गई। फिर वापस आकर थोड़े झिझकते हुए सिकवा किया, आपको बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं आता। सुबह से अब तक का वक्त हो गया और आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, कुछ खाया या नहीं। खैर छोड़िए, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। वो मासूमियत से हंसी, जरा सा घूमी ताकि मनीष को अपना पूरा रूप दिखा सके। आंखों में वही पुरानी चाहत, वही सपनों की रिमझिम। मनीष ने बस एक सरसरी निगाह उस पर डाली, जैसे वह कोई जाना पहचाना दृश्य हो जो अब आदत बन चुका हो। ना कोई हैरत, ना कोई मुस्कान, ना कोई सराहना। वो बिना कुछ कहे सीधे वॉशरूम की ओर बढ़ गया। दरवाजा बंद होने की आवाज जैसे संगीता के दिल पर लगी हो। उसके होठों की मुस्कान सिमट गई, हाथ धीरे धीरे नीचे गिरने लगे, आंखों में उलझन, दिल में चुपती उदासी। वो वहीं खड़ी रह गई, जैसे वक्त ठहर गया हो। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? दिल ने बेचैनी से सवाल किया। वह पल भर को बिस्तर पर आकर बैठ गई। नजरें दरवाजे पर जमी थी और यादें एक एक करके दिल के पर्दे पर चलने लगी। जब वह रिश्ता देखने आया था कितनी गर्मजोशी थी उसकी आंखों में। माँ जी तो खुशी से उसका हाथ थामे बैठी थी। हमारे मनीष को तो यही लड़की पसंद आई है, बस सादगी और तहजीब हो तो लड़की दिल में उतर जाती है। उनके अल्फाज आज भी जहन में गूंज रहे हैं। और आज शादी के बाद सब कुछ बदल गया। दिल जैसे सिकुड़ने लगा, आंखों की चमक मध्यम हो गई, अंदर एक बेचैनी सी पलने लगी थी। मनीष का रवैया, उसकी खामोशी, वो ठंडा लहजा, सब कुछ संगीता के सपनों को चकनाचूर कर रहा था। वो जो इस रिश्ते को लेकर इतनी खुशी से आई थी, आज खुद को उस कमरे में अजनबी महसूस कर रही थी। कमरे में फिर खामोशी छा गई, सिर्फ शावर का पानी चलने की आवाज थी और संगीता की चुप आंखें आईने में अपने ही अक्स को देख रही थी, जैसे खुद से पूछ रही हो मेरी गलती क्या है। लेकिन गलती सिर्फ बुरे वक्त की थी जिससे कोई वाकिफ नहीं था। कमरे की हल्की रोशनी अब कुछ और गहरी हो चुकी थी। दीवार पर लगी घड़ी रात के 11 बजने की खबर दे रही थी। माहौल में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वक्त भी सांस रोककर किसी तल्ख लम्हे के गुजरने का इंतजार कर रहा हो। संगीता खामोशी से बिस्तर के एक किनारे बैठी थी, दिल में एक अजीब सी कसक लिए जिसका सिरा उसकी बेनाम बेचैनी से जुड़ा था। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला और मनीष सफेद कुर्ता पैजामे में बालों पर तौलिया रगड़ता हुआ बाहर निकला। उसने एक सरसरी नजर संगीता पर डाली, जैसे वह वहां मौजूद ही ना हो, और सीधे जाकर बिस्तर पर बैठ गया। उसका रवैया अब भी उतना ही ठंडा था, जैसे दिल में कोई तूफान हो या जैसे वह किसी अनजाने बोझ तले दबा हो। संगीता ने कुछ पल इंतजार किया, फिर कुछ सोचकर धीरे से उसके पास जा बैठी। उसके दिल में उठते सवाल अब सब्र की हदें पार करने लगे थे। उसने हिम्मत जुटाकर थोड़ा और पास जाकर नरमी से उसका हाथ थाम लिया। मनीष, उसकी आवाज बहुत धीमी और सहमी हुई थी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, जो आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? शादी को पूरा एक दिन हो गया है, लेकिन आपने एक बार भी मुझे नजर भरकर नहीं देखा, ना कुछ कहा, ना कुछ पूछा। वह अब अपनी तकलीफ छुपा नहीं पाई थी। वह कोई 30-32 साल की औरत नहीं थी, बल्कि 22 साल की एक मासूम लड़की थी, जिसकी आंखों में आम लड़कियों की तरह ही ख्वाब थे कि उसका पति उसे सराहे, उससे प्यार करे, उससे मोहब्बत के दो बोल बोले। मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। वो बात करते करते रुक गई, आंखों में नमी सी चमकने लगी। मनीष ने अचानक अपनी आंखें उसकी तरफ घुमाई, जैसे किसी अनजाने झटके ने उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ा दी हो। अगले ही पल वह झटके से अपना हाथ छुड़ाकर बोला, तमीज के दायरे में रहकर बात करो, और आइंदा अगर तुमने बिना इजाजत मेरे हाथ को छूने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संगीता के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, उसके अल्फाज, उसका लहजा, सब कुछ एक हंटर की तरह
उसके दिल पर लगा था वह सन्न रह गई, सांस जैसे कहीं अटक गई हो, आंखें फटी की फटी रह गई। खबरदार, अपनी हद में रहना सीखो, मनीष बोलते हुए बिस्तर पर लेट चुका था और अगले ही पल आंखें बंद करके सोने का दिखावा करने लगा, जैसे कुछ कहा ही ना हो, जैसे सामने कोई इंसान नहीं बस एक दीवार हो। संगीता का वजूद जैसे जमीन में धंस गया हो। वह देर तक उसके चेहरे को देखती रही जो अब नींद के नकली पर्दे में छुपा हुआ था। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू थे, दिल में टूटते सवाल और रूह पर एक ऐसी खामोश पीड़ा जिसे अल्फाजों में ढालना मुमकिन ना था। वह धीरे से पीछे हटी और बिस्तर के दूसरे किनारे पर बैठकर खामोशी से सिसकने लगी। रात की खामोशी में सिर्फ उसकी दबी दबी सिसकियां थीं और अब वह खामोशी संगीता के अंदर भी उतर चुकी थी। वह बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी, निगाहें कहीं खामोशी में गुम थी, सांसें बेचैन और आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। वह अब भी वहीं बैठी थी जहां मनीष ने उसे डांट कर चुप करा दिया था। उसका वजूद सुन्न हो चुका था, जैसे किसी ने अंदर ही अंदर से उसकी जिंदगी निचोड़ ली हो। माँ ने कितने ख्वाब दिखाए थे, वह धीरे से बड़बड़ाई जैसे खुद से बात कर रही हो। कहती थी पति के आगे झुक जाना, उसका हर हुक्म मानना, हर बात पर सिर झुका देना, तभी तो घर बसता है। वह फूट फूट कर रोने लगी, दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। मेरा पति तो मुझे देखना भी गुनाह समझता है, उसका लहजा, उसकी नजरों की बेरुखी, ऐसा सुलूक तो दुश्मन से भी नहीं होता। उसकी सिसकियां अब तेज हो चुकी थी, दिल जैसे बरसों की थकान से भर गया हो। मैंने क्या गुनाह किया? इंटर पास हूँ तो क्या? दिल तो मेरा भी है, ख्वाब तो मेरे भी हैं, मोहब्बत, इज्जत, चाहत, ये सब मेरा भी हक था। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? वह अपनी किस्मत से सिकवा कर रही थी। वह थक चुकी थी रो रो कर, सिकवे करके, सब कुछ दिल से निकाल कर कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने आंखें पोंछी, हल्का सा पानी पिया और एक गहरी सांस लेकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। आंखों से आंसू बहते रहे, रोते रोते वह कब नींद में चली गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह सूरज पूरी रोशनी से चमक रहा था, सुबह जैसे कोई ख्वाब बनकर आई थी। आँख खुली तो मनीष कहीं नजर नहीं आया, बिस्तर खाली, कमरा सुनसान। वह घबराकर नीचे आई और पूछा तो सुशीला जी ने नरमी से बताया, मनीष तो सुबह सवेरे ही निकल गया, उसे अस्पताल के काम होते हैं, तुम अपना ख्याल रखा करो। उसने बस गर्दन हिलाई, मगर दिल में सवाल उठने लगे, कहाँ जाता है इतनी सुबह, किस काम में इतना बिजी है कि बीवी से बात करने का वक्त भी नहीं। और ये बेरुखी, ये सब बातें उसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। वह भी एक आम सी जिंदगी जीना चाहती थी, मगर अब सब कुछ बिखरता सा लग रहा था। दिन अपने ढंग से गुजर गया, मगर वह कुछ फैसले ले चुकी थी। वह अपने घर को इस तरह बर्बाद नहीं होने दे सकती। उसने खुद से कहा, जैसे कोई सिपाही जंग पर जाने से पहले हथियार बांधता है। माँ कहती थी ना, औरतें ही घर बसाती हैं, तो मैं कोशिश करूंगी, बर्दाश्त भी करूंगी, लेकिन ये जान कर रहूंगी कि मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों हो रहा है। संगीता ने कहा और वह आईने के सामने आ खड़ी हुई। आंखों में थकी हुई नमी थी, मगर चेहरे पर अब फैसला झलक रहा था। कल, हाँ कल, मैं खामोश नहीं बैठूंगी। और वह बिल्कुल नहीं जानती थी कि उसका यह फैसला उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल बनने वाला है। रात को भी उसने खामोशी से सब झेला, कुछ नहीं कहा। कमरे की खिड़की से सूरज की सुनहरी किरणें कालीन पर फैल रही थी। दीवार पर लगी घड़ी ने 7 बजने का इशारा किया तो संगीता के कानों में हल्की सी हलचल हुई। वह कंबल में मुंह छुपाकर लेटी थी, मगर आंखें खुली हुई थी। उसने एक झलक मनीष को देखा जो तैयार हो चुका था, साफ सुथरा कोट, सलीके से बने बाल, महकती खुशबू। वह आईने के सामने खड़ा था, फिर घड़ी देखी और बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ गया। संगीता की धड़कनें तेज हो गईं। उसने खुद को सोया हुआ दिखाने की कोशिश की। दरवाजा खुला, फिर आहिस्ता से बंद हो गया। वह जा चुका था। अगले ही पल संगीता ने कंबल झटके से हटाया, जल्दी से दुपट्टा लिया और दरवाजे की ओर दौड़ी।
पैरों में चप्पल नहीं थी। दरवाजे के पास रखी साधारण चप्पल पहन ली। हाथ से दुपट्टा संभालती वह सीढ़ियां फांदती नीचे आई। गेट के पार वह मनीष की गाड़ी को जाते हुए देख सकती थी। उसने बिना देर किए एक रिक्शा रोका। भाई, उस गाड़ी के पीछे चलिए, अभी मुड़ी है, सफेद कार है, जल्दी। उसकी आवाज में घबराहट और जल्दी थी। ड्राइवर ने कुछ पूछे बिना रिक्शा मोड़ दिया। संगीता ने दुपट्टा अच्छी तरह लपेटा और सांसों को काबू में लाने लगी। दिल जोर से धड़क रहा था। सड़क पर मनीष की गाड़ी शांति से चल रही थी। संगीता की निगाहें उसी पर जमी थी, जैसे वह उसके पीछे उसके राज ढूंढने निकली हो। वह सोच रही थी, आज मैं जान कर रहूंगी कि उसके बर्ताव के पीछे क्या राज है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, मुझसे ऐसा अजनबी जैसा बर्ताव क्यों। अब उसकी निगाहों में डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा और एक अजीब सा हौसला था। गलियां, सड़कें, दुकानें पीछे छूटती जा रही थी और सामने मनीष की गाड़ी थी, जैसे वह उसके दिल तक पहुंचने की आखिरी कोशिश कर रही हो। मेरे नसीब में है उसे समझना और संवारना, तो ये भी मेरा ही फर्ज है, उसने दिल में कहा। रिक्शा धीरे हो चुका था। थोड़ी ही दूरी पर मनीष की गाड़ी एक झटके से रुकी और वह तेजी से उतरकर क्लिनिक की ओर बढ़ा। संगीता ने ड्राइवर को किराया दिया, एक नजर उस शीशे के दरवाजे पर डाली जिस पर कुमार क्लिनिक की मध्यम सी नेम प्लेट लटक रही थी, और फिर गहरी सांस लेकर आगे बढ़ी। गेट पर खड़े गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे देखा, लेकिन चुपचाप दरवाजा खोल दिया। शायद उसकी आंखों में छिपी गरिमा, कपड़ों की सादगी और अंदाज की तहजीब ही काफी थी यह बताने के लिए कि वह किसी मामूली घर की लड़की नहीं है। क्लिनिक अंदर से छोटा लेकिन साफ सुथरा था। एक और छोटा सा रिसेप्शन डेस्क था, जिसके पीछे हल्के नीले कपड़े में बैठी रिसेप्शनिस्ट थी और सामने 3 लड़कियां इंतजार की कुर्सियों पर बैठी थीं। संगीता चुपचाप धीरे धीरे उनके पास आई और खाली कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिल सामान्य से कहीं ज्यादा तेज धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन उसकी नीयत का भेद खोल रही हो। वह नजरें उठाकर इधर उधर देखने लगी कि उसकी निगाह एक लड़की पर ठहर गई जो उम्र में उससे काफी छोटी लग रही थी। मुश्किल से 18 साल की, गोरा रंग, आंखों में घबराहट और अंदाज कुछ ऐसा सहमा हुआ जैसे किसी अनजाने डर की छाया में हो। उसका पहनावा साधारण था, मगर चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत थी जो देखने वालों को पलके झपकाना भुला दे। संगीता ने उलझन भरी निगाहों से उसे देखा। मन में कई सवाल उठे, मगर होंठ सिले हुए थे। वह कुछ कहना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि यह लड़की कौन है, यहाँ क्यों है, और क्या मनीष के अजनबी से व्यवहार का कोई संबंध इससे है, मगर उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। कुछ ही पल बाद रिसेप्शन डेस्क के पीछे से आवाज आई, संध्या, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, अंदर चली जाएं। उस लड़की ने एक पल को नजरें उठाकर रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा, हल्के में सिर हिलाया और धीरे से उठ खड़ी हुई। उसकी चाल में झिझक थी, जैसे हर कदम पर डर लिपटा हो। संगीता ने गौर से देखा, उसके दिल में जैसे कोई चिंगारी सी जल उठी। शक और हैरानी ने उसके वजूद को झकझोर दिया था। वह बिना पलके झपकाए उस दरवाजे को देखती रही जिसके पीछे मनीष था, और अब वही लड़की उसके सामने अंदर जा रही थी, हर कदम के साथ एक नया सवाल, एक नई चुभन छोड़ती हुई। यह सब क्या है? क्लिनिक इतना बड़ा नहीं था कि बाकायदा कोई कैबिन बनाया जाए, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी जो वह अंदर तक महसूस कर रही थी। बाहर खामोशी गहरी हो गई थी, लेकिन संगीता के अंदर तूफान मचा हुआ था। वक्त जैसे थम गया था। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां चल तो रही थी, मगर उसे लग रहा था जैसे वह एक ही जगह जमी हुई हैं। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती, फिर उस कुर्सी की तरफ जहां वह लड़की बैठी थी और जो अब काफी समय से अंदर जा चुकी थी। उसके दिल की धड़कन लगातार तेज होती जा रही थी। वह पल पल बेचैन होती जा रही थी। आखिर वो लड़की इतनी देर से अंदर क्या कर रही है? यह सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा और अंततः वह धीमे कदमों से रिसेप्शन की ओर बढ़ी। वहां मौजूद लड़की ने नजर उठाकर उसे देखा तो संगीता ने नरमी मगर बेचैनी से पूछा, वो लड़की अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? उसकी बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट का चेहरा एक पल को सुन्न हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक
और घबराहट उभरी। वह सीधी होकर बैठ गई, फिर थोड़े सख्त लहजे में बोली, आपको इससे क्या मतलब? आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? संगीता का चेहरा एक पल को शर्मिंदगी से झुक गया, मगर वह तुरंत संभल गई। नहीं, मेरा मतलब है काफी देर हो गई है, हमारा नंबर कब आएगा? रिसेप्शनिस्ट की नजरें उस पर टिकी रहीं। फिर जैसे कुछ याद आया हो, वह ठहरे हुए लहजे में बोली, आपका नाम क्या है? कुछ पल वह चुप रही, फिर सिर झुकाकर बोली, मेरा नाम संगीता है। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया और कंप्यूटर पर उंगलियां चलाईं और कुछ पल बाद उसे देखते हुए बोली, लेकिन मैडम, आपकी तो कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं है, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, आप तो अंदर जा भी नहीं सकती। संगीता कुछ पल खामोश खड़ी रही, दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। वह अपनी बेचैनी को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर आंखों की बेचैनी छुप नहीं सकी। फिर भी वह धीरे से बोली, वो अंदर क्या कर रही है? इतना समय क्यों लग रहा है? उसकी आवाज में शक की मिलावट थी, आंखों में बेचैनी और लहजे में हल्की सी कपकपी। रिसेप्शनिस्ट ने अब थोड़ी सख्ती से उसे देखा। मैडम प्लीज, आप यहाँ इस तरह सवाल नहीं कर सकती। अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो कृपया बाहर चली जाएं। यह कहकर वह अपनी नजरें फेर कर कंप्यूटर की स्क्रीन में बिजी हो गई, जैसे बात खत्म हो गई हो। कुछ पल वह वहीं खड़ी रही और फिर दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके कदम भारी हो चुके थे, दिल में सवाल थे, अनिश्चितता थी और एक गहरा शक जो उसके पूरे वजूद को जकड़े हुए था। वो लड़की, वो खामोशी, वो वक्त और मनीष, सब कुछ एक उलझी हुई कहानी बनता जा रहा था। घर लौटकर संगीता ने कमरे की दीवार का सहारा लेकर खुद को संभालने की कोशिश की। उसके दिमाग में अनगिनत ख्याल घूम रहे थे। वह सारी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब कुछ और उलझता जा रहा था। वह पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी थी और उसका दिल धड़क रहा था, जैसे कोई बेचैनी हो। उस लड़की का इतना वक्त तक अंदर रहना और फिर कोई जवाब न मिलना, यह सब उसकी समझ से बाहर था। एक सवाल लगातार उसके दिमाग में गूंज रहा था, क्या मनीष की जिंदगी में कुछ और था? क्या उसके भीतर कुछ और राज छुपे थे? वह बेचैन होकर अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर उन पर पड़ी। योगा कर रही थी। उनकी शांत सूरत देखकर संगीता का दिल कुछ नरम पड़ा, मगर उसका दिल एक गहरी उलझन से भरा हुआ था, जिससे वह चाहकर भी निकल नहीं पा रही थी। कुछ पल वह खामोशी से खड़ी रही, फिर धीरे से बैठ गई। सुशीला जी की निगाहें संगीता पर टिक गईं। बेटा, क्या बात है? उन्होंने नरम लहजे में पूछा। कोई परेशानी है? उसने गहरी सांस ली और फिर बहुत संजीदगी से अपने डर और उलझन को सामने रखते हुए कहा, माँ जी, एक बात बताइए, क्या मनीष मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? क्या वह किसी और चीज में उलझे हुए हैं? यानी क्या वह किसी और को पसंद करते हैं? उनकी आंखों में थोड़ी हैरानी दिखाई दी। उन्होंने कुछ लम्हे संगीता को गौर से देखा और फिर अचानक बोली, बेटा, तुम ये क्या सवाल पूछ रही हो? उन्होंने धीरे से कहा, सब कुछ ठीक है, तुम कहीं गई थी? संगीता ने सिर ना में हिलाते हुए अपनी आंखों में शक का समुंदर लिए कहा, नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं गई। बस बताइए ना, क्या मनीष किसी और को पसंद करते हैं? और हाँ, वो किस चीज के डॉक्टर है? सुशीला जी ने संगीता को एकटक देखा और फिर गहरी सांस लेकर नरम आवाज में जवाब दिया, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मनीष स्कैन का महिला डॉक्टर है और वह किसी को पसंद नहीं करता। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मगर वह सिर्फ सिर झटक कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कमरे की तरफ बढ़ गई, इस बात से बेखबर कि यही बात स्कैन डॉक्टर उसे किस राज से वाकिफ कराने वाली है। कमरे में खामोशी की एक मोटी चादर तनी हुई थी। घड़ी की सुइयां रात के 10 बजने का इशारा कर रही थी, मगर संगीता का दिल धड़कने की शिद्दत से जैसे किसी तूफान में फंसा था। वो पीले रंग के कपड़े में हल्का मेकअप किए, पलकों पर उम्मीद का साया लिए बिस्तर पर बैठी थी। उसने ठान लिया था कि मोहब्बत की शुरुआत
अब वह खुद करेगी और फिर हकीकतों से पर्दा उठेगा। मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि कैसा वक्त उसका इंतजार कर रहा है। चंद लम्हों बाद दरवाजा चरमराया और मनीष अंदर आया। एक पल की देर किए बगैर वह उसकी तरफ बढ़ी। दिल के सारे डर और झिझक को किनारे रखकर उसने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी, जबकि वह हैरान होकर उसकी बेबाकी देख रहा था। मनीष, मुझे मेरा हक चाहिए, मैं आपकी बीवी हूँ। उसका दिमाग एक पल में घूमा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक औरत होकर इतनी गिरी हुई बात कर रही हो। मैं मर्द होकर खामोश हूँ और तुम कितनी बेगैरत हो गई हो। मैंने क्या गलत कहा? वो सिसकते हुए बोली। शादी को 1 हफ्ता हो गया है, कितना इंतजार करूं? हर औरत की तरह मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ ख्वाब है। मैं चाहती हूँ आप मुझे अपनाएं, चाहें, बस इतना ही तो कहा। क्या आप नामर्द हैं? मनीष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। इस बात की उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। वो पास आया और झुककर उसकी तरफ इशारा करते हुए गुस्से से दहाड़ा। क्या तुम मेरे किरदार पर शक कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अपनी औकात में रहो, वरना तलाक दे दूंगा। फिर तुझे पता चल जाएगा कि मैं मर्द हूँ या ना मर्द। वो बोलकर रुका नहीं, बल्कि लंबे लंबे कदम भरता हुआ कमरे से चला गया। संगीता के दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या बीवी होना वाकई जुर्म है? लेकिन इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। 2 रोज उसने खामोशी से गुजारे और फिर अपनी माँ के घर चली गई। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। सड़कों पर सन्नाटा था। मौसम में हल्की ठंडक बाकी थी, मगर संगीता के अंदर एक तूफान उठा हुआ था। वह सुबह ठीक 8 बजे माँ के घर से निकली थी। आंखों में सवाल और कदमों में फैसला था। उस थप्पड़ को वह नहीं भूल सकती थी, जो शादी के महज 1 हफ्ते बाद उसे मारा गया था। आज वह हर हाल में सच जानना चाहती थी। उसका रुख सीधा उसी क्लिनिक की तरफ था, जहाँ से वह पिछले हफ्ते एक उलझन लेकर लौटी थी। न जाने क्यों उसे हर कड़ी वहीं से जुड़ती महसूस हो रही थी। क्लिनिक पहुंची, लेकिन ताला लगा हुआ था। वो एक कोने में खड़ी हो गई थी। वक्त जैसे धीमी रफ्तार से चल रहा था, हर लम्हा उसे और बेचैन कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद दूर से एक औरत आती नजर आई, वही रिसेप्शन पर बैठी लड़की जिसके हाथ में चाबियां थीं। जैसे ही वह क्लिनिक के दरवाजे के पास पहुंची, संगीता तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे अजनबी निगाहों से देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो सीधे लहजे में बोली। संगीता ने एक बार उसकी आंखों में झांका और फिर कहा, मैं मिसिज मनीष हूँ, आपके बॉस की बीवी। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का रंग एक पल को बदला। वह चौंकी और फिर खुद को संभालते हुए बोली, ओह जी मैम, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? संगीता ने कदम आगे बढ़ाते हुए संजीदा लहजे में कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आराम से। अगर आप बगैर मेहनत किए कुछ ही देर में अच्छा खासा पैसा कमाना चाहती हैं, तो बेहतर होगा कि मेरी हर बात का जवाब सच्चाई से दे। अगर आपने इनकार किया तो याद रखना कि आप एक अच्छी खासी रकम अपने हाथ से गवा देंगी, जिसे कमाने के लिए आपको महीने मेहनत करनी पड़ती है। रिसेप्शनिस्ट ने हिचकिचाते हुए क्लिनिक का दरवाजा खोला, चाबी घुमाई, ताले की क्लिक की आवाज से दरवाजा खुला। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर हल्का पसीना चमक रहा था। आइए मैम, अंदर चलते हैं। उसने सिर हिलाया और क्लिनिक के अंदर कदम रखा। संगीता उसके पीछे चल पड़ी। अंदर वही खामोश सा माहौल था, छोटा सा रिसेप्शन एरिया, दीवारों पर लगे फ्रेम और कैबिन की तरफ जाता दरवाजा। हर चीज अपनी जगह थी, मगर संगीता की निगाहों में सिर्फ सच की तलाश थी। रिसेप्शनिस्ट ने एक तरफ बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गई, लेकिन बेचैनी उसके चेहरे से साफ जाहिर थी। संगीता ने गहरी सांस ली और सीधे लहजे में बोली, मेरा नाम संगीता मनीष है, मैं आपके बॉस की बीवी हूँ। मुझे आपसे कुछ अहम सवाल करने हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगी। उसने फिर से भूमिका बांध कर कहा था। रिसेप्शनिस्ट ने घबरा कर उसकी तरफ देखा, पलकें कुछ पल कांपती रहीं, फिर धीरे से बोली, मैडम, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसीलिए मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं आपका साथ दूंगी। आप पूछिए क्या बात है? संगीता ने गहरी
लंबी सांस ली, नजरें रिसेप्शनिस्ट की आंखों में गड़ाते हुए पूछा, आपके डॉक्टर साहब यानी कि मनीष औरतों का अकेले चेकअप क्यों करते हैं, और वो भी इतनी देर लगाकर? आखिर इस सब के पीछे क्या राज है? एक पल को रिसेप्शनिस्ट का चेहरा फीका पड़ गया। वो कुछ कहने ही वाली थी मगर रुक गई, फिर निगाहें झुकाते हुए बोली, मैडम मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, यह मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। सर बहुत सख्त हैं। संगीता का लहजा एकदम सर्द और तल्ख हो गया। अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर आप चाहती हैं कि कुछ ही घंटे में ढेर सारा पैसा कमाना, तो इस मौके को आप अपने हाथ से जाने नहीं देंगी। मुझे लगता है कि आप समझदार हैं। रिसेप्शनिस्ट की सांस उखड़ने लगी। वो नजरें चुराते हुए थोड़ा पीछे हो गई। चेहरे पर उथल पुथल थी। मैडम सर बहुत प्राइवेट इंसान है। अगर उन्हें जरा भी शक हुआ कि मैंने कुछ बताया है तो वो मुझे तुरंत निकाल देंगे। संगीता का लहजा एकदम नरम हो गया। आंखें भर आईं। मैं यकीन दिलाती हूँ यह बात हमारे बीच ही रहेगी। मेरी मदद करो। मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मेरा पति मुझसे दूर होता जा रहा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे कुछ तो बताओ, आखिर वो वहाँ अंदर औरतों के साथ इतना वक्त क्या करते हैं? मुझे मेरा घर बचाना है। मेरे पास माँ बाप या भाई का सहारा नहीं है कि मैं तलाक लेकर अलग हो जाऊं। कम से कम मुझे कुछ तो पता चले ताकि मैं अपने रिश्ते की नींव मजबूत कर सकूं। उसकी आवाज में कंपन था और आंखों में सच्चाई की तड़प। रिसेप्शनिस्ट की आंखें कुछ पल के लिए बंद रहीं, जैसे किसी अंदरूनी जंग से गुजर रही हो। फिर उसने धीरे से सर उठाया। आप याद रखें, यह बात वाकई हमारे बीच ही रहेगी। ना आप सर को बताएंगी ना किसी और को, और बताया भी तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। संगीता ने बेताबी से सर हिलाया। बस मुझे सच जानना है। रिसेप्शनिस्ट ने एक लंबी सांस ली और चारों तरफ देखकर कमरे की खामोशी का जायजा लिया। ठीक है मैडम, मैं आपको सब बताऊंगी, मगर आपको हिम्मत से सुनना होगा, क्योंकि बात वैसी नहीं है जैसी दिखती है, जैसी आप सोच रही हैं। मैडम सर मनीष बहुत घमंडी डॉक्टर थे। हर वक्त माथे पर बल और आंखों में ऐसा गुरूर जैसे पूरी दुनिया उनके कदमों में हो। बात बात पर गुस्सा हो जाते, किसी से सीधे ढंग से बात नहीं करते थे। जब मैंने यह नौकरी शुरू की थी तब वह एक बड़े हॉस्पिटल में थे। वहाँ का सीनियर स्टाफ भी उनसे दबता था। संगीता चुपचाप सुन रही थी, आंखों में सवाल और दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने बोलना जारी रखा। फिर अचानक उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ दिया और यहाँ छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। शुरू में मरीज कम आते थे, लेकिन वक्त के साथ उनकी शोहरत बढ़ने लगी। वे बहुत ध्यान से चेकअप करते थे, जैसे किसी चीज को गहराई में जाकर परखते हों। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा एक पल को संजीदा हो गया। आवाज धीमी हो गई, लेकिन फिर एक दिन, वह दिन आज भी मुझे याद है। एक लड़की आई थी, दुपट्टे में लिपटी हुई, शर्मीली, बिल्कुल खामोश। उसका नाम था रश्मि। शक्ल से शरीफ और मासूम लगती थी। सर ने उसकी फाइल देखी और उसे देखकर ना जाने क्यों ठिठक गए। वो कोई आम मरीज नहीं लग रही थी उनके लिए। उसे किडनी में दर्द की शिकायत थी, मगर फाइल देखकर साफ लग रहा था कि फिलहाल अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं थी। मगर इसके बावजूद सर ने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया। संगीता का दिल जैसे सीने में रुकने लगा। उसने थोड़ा झुककर पूछा, फिर क्या हुआ? रिसेप्शनिस्ट ने नजरें चुराकर कहा, सर ने मुझे अचानक कहा कि मरीज को अल्ट्रासाउंड रूम में ले जाओ। मैं चौंक गई। मैंने फाइल देखी तो उसमें ऐसी कोई हिदायत नहीं थी, मगर सर के ऑर्डर ना मानने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैंने उनकी बात मान ली। रश्मि खामोशी से मेरे साथ चल दी। वह भी हैरान थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। एक पल को वह रुक गई, जैसे अल्फाज गले में अटक गए हों। संगीता ने उसका हाथ थामकर धीरे से कहा, आगे क्या हुआ? सब सच बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उठाने जा रही हो। मैं उन्हें अल्ट्रासाउंड रूम में ले गई। रश्मि बहुत सहमी हुई लग रही थी। जब थोड़ी देर बाद सर वहां आए तो मैं वाकई में परेशान हो गई। मुझे लगा था कि अल्ट्रासाउंड तो मेरी मौजूदगी में होगा। हमेशा ऐसा ही होता था। औरतों का अल्ट्रासाउंड डॉक्टर मेरी मौजूदगी में करते थे। मुझे क्लिनिक ज्वाइन किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए मेरे लिए भी सब कुछ नया नया था। अभी जितने दिन मैंने काम किया था उसमें मैंने यही देखा था कि जब कोई महिला
अल्ट्रासाउंड कराने आई थी तो डॉक्टर मुझे भी कैबिन में बुला लेते थे, जिससे उस औरत को ज्यादा अजीब ना लगे। लेकिन उस दिन सब कुछ बदला बदला सा था। रश्मि ने तुरंत पर्दा गिरा लिया था। वह घबरा कर बोली थी, मैं आपसे अल्ट्रासाउंड नहीं करवाऊंगी। हम शर्मीले लोग हैं, मुझे लेडी डॉक्टर चाहिए। उनके लहजे में एक अजीब सी सख्ती और डर था। तब सर मनीष ने बहुत नरमी और शालीनता से उसे समझाया। वह कहने लगे, एक डॉक्टर से पर्दा करना जायज नहीं है, हम तो इलाज करते हैं। उनकी बातें इतनी दलील से भरी थी कि रश्मि चुप हो गई। बड़ी मुश्किल से वह मान गई और फिर सर ने मुझे वहां से जाने का इशारा किया। संगीता ने बेचैनी से अपना हाथ मुट्ठी में बंद किया और तुम बाहर आ गईं। जी मैडम, वो पहला दिन था, फिर तो यह एक आदत बन गई। रश्मि अक्सर आने लगी, हफ्ते में एक बार, कभी चेकअप का बहाना, कभी दवा का। वह आती, सीधे अंदर जाती, घंटों बैठती। मैं और बाकी स्टाफ हैरान होते थे, मगर सर के आगे कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। संगीता का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। आंखों में नमी तैरने लगी। पहले वह पूरी तरह से पर्दे में आती थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वह सिर्फ दुपट्टा लेकर आने लगी। साफ लग रहा था जैसे उसका बदलाव सिर्फ एक मरीज का नहीं रहा, कुछ और था। सर के कमरे में लंबी मुलाकातें, सब देखते मगर आंखें बंद कर लेते थे। संगीता ने कांपते लहजे में पूछा, और मनीष? वह कुछ नहीं कहते थे। रिसेप्शनिस्ट ने नजरें झुका ली। सर के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती थी जब रश्मि आती थी, जैसे कोई अनजानी खुशी हो। हम कुछ नहीं कहते थे, लेकिन सब कुछ समझने लगे थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। 2 हफ्ते बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। क्लिनिक की सुबह वैसी ही थी जैसी रोज हुआ करती थी। ठंडा सा माहौल, दवाइयों की खास महक और दीवारों पर छाई हुई खामोशी। मैं जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सर मनीष पहले से ही अंदर मौजूद थे। उनके चेहरे पर गंभीरता की गहरी परछाई थी। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा, आज क्लिनिक बंद रहेगा, सबकी छुट्टी है। रश्मि मुझसे मिलने आ रही है और मैं किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस नहीं चाहता। मैं एक पल को शॉक्ड रह गई। इतनी साफ बात सुनकर दिल जैसे धक से रह गया। मैंने फौरन कहा था, सर मैं अभी नहीं जा सकती, अभी गाड़ी नहीं आएगी, कम से कम 2 घंटे लगेंगे। उन्होंने कुछ पल मुझे गौर से देखा, फिर एक हल्की सांस लेके बोले, ठीक है, बाहर बैठ जाओ, लेकिन अंदर मत आना। मैं चुपचाप सिर हिलाकर बाहर वाली कुर्सी पर बैठ गई। दिल में एक बेचैनी सी उठ रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। अभी मुझे बैठे कुछ ही समय हुआ था कि दरवाजा खुला और रश्मि अंदर आई। उसके अंदाज में वही बेबाकी थी जो पिछली बार मैंने देखी थी। हल्का दुपट्टा सिर पर था और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। हेलो, उसने कहा और बिना रुके अंदर चली गई। दिल की धड़कन बेकाबू थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सर मनीष क्लिनिक में यह सब करेंगे, मगर हम कर्मचारी थे, कुछ नहीं कर सकते थे। वक्त बीत गया और ठीक आधे घंटे बाद क्लिनिक के खामोश सुनसान माहौल में अचानक दरवाजा जोर से खुला और रश्मि तेजी से बाहर निकली। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीर थी। दुपट्टा आधा सिर से ढलका हुआ था और कदम लड़खड़ा रहे थे और वह तेज कदमों से क्लिनिक के बाहर निकल गई। कुछ दिनों बाद जब मैं रिपोर्ट तैयार कर रही थी तो मुझे उसमें एक रश्मि की रिपोर्ट दिखाई दी। जब मैंने उस रिपोर्ट को देखा तो मैं चौंक गई। मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि रश्मि की रिपोर्ट में साफ दिख रहा था कि रश्मि पेट से है। अब मुझे समझ आ रहा था कि आखिर रश्मि उस दिन क्लिनिक से रोते हुए क्यों गई थी। उसके बाद तो आए दिन का हो गया था कि रश्मि क्लिनिक आती थी। सर उसे सुबह जल्दी बुलाते थे, क्योंकि सुबह मरीज कम होते थे और घंटों वह सर के क्लिनिक में मौजूद रहती थी। उस दिन जब आप आई थी और पूछ रही थी कि सर इतनी देर तक क्लिनिक में औरतों के साथ क्या करते हैं, तो उस वक्त रश्मि ही उनके कैबिन में थी। एक दिन जब क्लिनिक में कोई मरीज मौजूद नहीं था तो रश्मि आई और गुस्से में सीधा सर के क्लिनिक में घुसी। यह उस वक्त की बात है जब आपकी और सर की शादी तय हो गई थी। मैंने रश्मि की तेज चिल्लाने की आवाज सुनी। रश्मि कह रही थी कि आप किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं, आप जानते हैं कि मैं
पेट से हूँ और आपने प्यार मोहब्बत की बातें मुझसे की। आप इस तरीके से मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। डॉक्टर मनीष उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे और फिर उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मैं तो दंग रह गई। वह रश्मि से बोले कि रश्मि, यह शादी मैं सिर्फ समाज को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मेरी माँ की इच्छा है कि मैं संगीता से शादी करूँ क्योंकि वह मेरी माँ की पसंद है और मेरी कास्ट की है और अच्छे खानदान की है। मेरी माँ दूसरी कास्ट में शादी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। मेरी माँ दूसरी कास्ट में शादी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी और मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि अभी सारी जमीन जायदाद मेरी माँ के नाम ही है और उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उनकी पसंद से शादी नहीं की तो वह मुझे सारी जायदाद से बेदखल कर देंगी। अगर मैंने उन्हें बताया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा क्योंकि यह क्लिनिक, मकान, जेवर, जायदाद सब कुछ तुम्हारे मनीष के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मोहब्बत तो सिर्फ तुमसे ही करता हूँ। यह शादी तो सिर्फ एक दिखावा है, एक नाटक है। एक लड़की के घर आ जाने से वह मेरी बीवी नहीं बन जाएगी। वह सिर्फ मेरी माँ की सेवा करने का काम करेगी और घर की देखभाल करेगी। तुम ऐसा समझ लो कि मेरे घर में एक नौकरानी आ रही है जो मेरी माँ और घर की देखभाल करेगी। मैं तुमसे शादी तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन हाँ, तुम हमेशा मेरी रहोगी और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करवा दूंगा। जब माँ इस दुनिया से चली जाएगी तो मैं तुम्हें और अपने बच्चे को अपना लूंगा और फिर संगीता को तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। तब तक के लिए तुम थोड़ा संयम रखो, मैं सब ठीक कर लूंगा। रिसेप्शनिस्ट की तमाम बातें सुनकर संगीता भी अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, जैसे किसी ने उसके जिस्म में बिजली भर दी हो। चेहरा हैरानी और उलझन से भरा हुआ था, मगर वह और भी बोली, संगीता मैडम, आप बुरा मत मानिएगा लेकिन मनीष सर आपको पत्नी के तौर पर नहीं बल्कि नौकरानी के तौर पर अपने घर लाए हैं और उन्हें लगता है कि आप कम पढ़ी लिखी हैं और अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाएंगी। मुझे अफसोस है कि आपकी जिंदगी खराब हो गई। संगीता की आंखों में नमी तैरने लगी थी, उसके होंठ कांप रहे थे और वह बिना कुछ कहे पलटी, अपना पर्स उठाया और तेज कदमों से बाहर निकल गई। दरवाजे तक पहुंचते ही उसने एक बार मुड़कर क्लिनिक की तरफ देखा, एक गहरी खामोश नजर, फिर वह सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो गई, दिल में शायद एक तूफान लिए हुए या शायद कुछ समझने की कोशिश में। और रिसेप्शनिस्ट वहीं दरवाजे पर खड़ी देर तक उसकी पीठ को देखती रही कि शायद अब कुछ बदलेगा, मगर दिल में कहीं ना कहीं एक डर भी था कि अगर सर को पता चल गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी जो वह अफोर्ड नहीं कर सकती थी। रात की खामोशी मनीष के कमरे में फैली हुई थी और चांद की हल्की रोशनी दरवाजे से टकराकर कमरे में बिखर रही थी। वो समझ चुकी थी कि उसकी सास और उसकी माँ ने जो भी हिदायतें दी थी वो सब गलत थी। पत्नी की जगह पति के पैरों में नहीं होती बल्कि उसके दिल में होती है। और रही बात गृहस्थी की, तो गृहस्थी अगर दो लोगों की है तो उसे संवारने की जिम्मेदारी भी दोनों की ही है। और वो ऐसे रिश्ते में बंध कर बिल्कुल भी नहीं रह सकती जिसमें न इज्जत है न प्यार है, सिर्फ एक समझौता। वो ताउम्र अपनी बेकदरी नहीं करवा सकती। उसने फैसला किया कि वो मनीष को सबक सिखाकर रहेगी। मनीष दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसकी आंखों में थकावट और दिल में एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। जैसे ही वह अंदर आया उसकी नजर संगीता पर पड़ी जो बिस्तर पर बैठी हुई थी और काफी बेचैन नजर आ रही थी। मनीष ने हमेशा की तरह अनदेखा करते हुए वॉशरूम जाने का इरादा किया, मगर उससे पहले ही संगीता तेज कदमों से उसके सामने आ गई। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। मनीष ने सिर झटका जब अचानक वह बहुत गंभीरता से बोली, रश्मि कौन है? उसका लहजा बेहद संजीदा था। वह एक पल के लिए रुक गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। संगीता के सवाल ने जैसे उसकी चुप्पी तोड़ दी हो। तुमसे मतलब? उसके लहजे में सख्ती थी, मगर अंदर से वह डर चुका था। वो उस बात का सामना नहीं करना चाहता था। वो वॉशरूम जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही संगीता ने उसका रास्ता रोक लिया। संगीता ने कहा,
आप एक बहुत ही कायर इंसान हैं और लालची भी। वैसे तो आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। आपने अपने स्वार्थ के लिए मेरी सारी जिंदगी खराब कर दी। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस तरीके से आप अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, इस तरह से हर इंसान अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जीना चाहता है, और आप मेरी जिंदगी नौकरों की जिंदगी की तरह बनाना चाहते थे। मनीष भौचक्का सा संगीता को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर संगीता को ये सब कैसे पता चला। उसने संगीता से बोला कि तुम यह क्या बकवास कर रही हो। संगीता ने कहा कि मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। उसने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सच कह रही हो। संगीता ने बहुत ही निडर अंदाज में मनीष की आंखों में देखते हुए बोला कि मैं तुम्हारे क्लिनिक आई थी और मैंने वहाँ रश्मि को देखा था, और तभी मुझे उस पर शक हुआ क्योंकि तुमने बहुत लंबा समय उसके साथ अपने कैबिन में बिताया। मैंने रश्मि को ब्लैकमेल किया, उससे कहा कि वो मुझे सच बताए, नहीं तो मैं उसके बारे में आपकी माँ को बता दूंगी। यह सुनते ही रश्मि परेशान हो गई और मजबूर होकर उसने मुझे सारा सच बता दिया। अब आप इस सच को स्वीकारेंगे या नहीं, या फिर मैं पुलिस के पास जाऊं? यह सुनते ही मनीष के पसीने छूट गए और वह बोला, प्लीज संगीता, तुम पुलिस के पास मत जाना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था। मेरी माँ ने मुझे मजबूर कर दिया था। संगीता ने कहा कि यह सब झूठ है। आपकी माँ ने आपको बोला और आपने उनकी बात को रखने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली, और अगर आप में दम होता तो आप उन्हें सच बताते और जायदाद का, पैसों का लालच ना देखते। अरे, आपने तो रश्मि के साथ अपने प्यार के रिश्ते को भी पूरी वफादारी से नहीं निभाया। सच में वह रिश्ता तब पूरी वफादारी से निभाया हुआ माना जाता जब आप मुझसे शादी नहीं करते, बल्कि पूरी इज्जत और सम्मान से रश्मि को अपनाते। आपने तो सभी रिश्तों का मजाक बनाकर रख दिया। रश्मि की ऊंची आवाज सुनते ही उसकी सास सुशीला जी कमरे में आ गईं और पूछने लगी, बेटा क्या हुआ? रश्मि ने कहा कि माँ जी, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप देख रही थी कि मनीष मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझको ही समझा रही थी। सुशीला जी बोली कि ऐसा नहीं है बेटा, मैंने भी अपनी जिंदगी में कई ऐसी चीजें देखी हैं, लेकिन औरतों को समझना पड़ता है और थोड़ा झुककर रहना पड़ता है, जिससे परिवार ना टूटे। संगीता ने कहा, यह सब बकवास की बात है। परिवार को जोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ औरत की नहीं है। मर्द घर से बाहर चाहे कुछ भी करते रहें, चाहे मर्द अपनी पत्नी के साथ चाहे जैसा भी सुलूक करते रहें, और औरत रिश्ते निभाती रहे। औरत ने खाली रिश्ते निभाने का ठेका नहीं ले रखा है। गृहस्थी अगर पति और पत्नी दोनों की है, तो दोनों को ही मिलकर अपने रिश्ते को निभाना चाहिए और संवारना चाहिए। मनीष की शादी रश्मि से ही करवानी चाहिए। रश्मि की बात सुनते ही सुशीला जी चौंक पड़ी और बोली, ये रश्मि कौन है? संगीता ने मनीष की तरफ देखा। मनीष ने अपना सच स्वीकारा और बोला कि वो रश्मि से प्यार करता है। सुशीला जी बोली कि मुझे लगता तो था कि मनीष किसी और लड़की को पसंद करता है, पर वह गैर बिरादरी की है, और तुम्हारा ये कहना है कि मुझे मनीष की शादी गैर बिरादरी में करवा देनी चाहिए थी, तो लोग क्या कहते, समाज क्या कहता? संगीता ने कहा कि आपने अपनी झूठी इज्जत और शान के लिए दो दो लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी। एक वह लड़की जो मनीष के बच्चे की माँ बनने वाली है, और एक मैं जिसे आपका लड़का नौकरानी बनकर इस घर में ले आया। संगीता मनीष की तरफ मुड़ी और बोली, मनीष, मुझे ये सब बातें रश्मि ने नहीं बताई हैं, बल्कि मैंने ये सब अपने स्तर से पता किया है, लेकिन तुम अपने मुंह से अपना सच स्वीकारो, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा और तुमने उस झूठ को सच मान लिया और अपना सच अपने मुंह से खुद बता दिया। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे किसी भी रिश्ते में रहने की कोई इच्छा नहीं है जिसमें न मेरा सम्मान हो, न मेरी इज्जत हो और ना ही प्यार। संगीता उसी वक्त अपने माँ के घर चली गई। जब संगीता अपने माँ के घर पहुंची और उसकी माँ को पता चला कि संगीता मनीष को छोड़कर आई है, तो वह उसे समझाने लगी। बोली, बेटा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तुम्हें थोड़ा संयम रखना चाहिए था और इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए था।
हो सकता कोई समझौता हो जाता। संगीता ने गुस्से में अपनी माँ की ओर देखा और कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। आपको मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मेरी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही आपने मेरी शादी करवा दी, क्योंकि आपके लिए शादी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन शादी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट एजुकेशन होती है और मुझे ये बात आज समझ आ चुकी है। शादी करना या ना करना ये तो व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन शिक्षा का अधिकार सभी को होना चाहिए और सभी को आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। संगीता ने ग्रेजुएशन के कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी और उसने मनीष को तलाक के कागज भेज दिए और मनीष के पास अब कोई रास्ता नहीं था संगीता को तलाक ना देने का, क्योंकि अगर मनीष संगीता को तलाक ना देता तो संगीता उसका सच सबके सामने ले आती। इसलिए मनीष ने चुपचाप संगीता को तलाक दे दिया। उधर मनीष और मनीष की माँ की सारी अकड़ निकल गई थी और उन्हें अपने कर्मों की सजा भी मिल गई थी, क्योंकि मनीष के पिता ने जो भी प्रॉपर्टी इकट्ठी की थी जिसका उनको बहुत ज्यादा घमंड था, वह प्रॉपर्टी नंबर 2 के पैसे की थी। मनीष के कंपटीशन में एक डॉक्टर था जिसे ये बात पता चल गई और उसने इसकी जानकारी इनकम टैक्स वालों को दे दी। इनकम टैक्स वालों ने रेड डाली और मनीष का क्लिनिक जब्त कर लिया और उसका बंगला नीलाम कर दिया। अब मनीष किराए के घर में रहता है और एक छोटी सी दुकान में एक छोटा सा क्लिनिक चलाता है। उसने MBBS की पढ़ाई भी की थी, तो वह वहीं पर कुछ मरीजों को देखता है, छोटी मोटी दवाइयाँ देता है। मनीष अब बड़ा क्लिनिक नहीं खोल सकता है क्योंकि उस पर रोक लगा दी गई है और समाज में काफी ज्यादा बेइज्जती होने की वजह से, रुपए पैसे भी छिन जाने की वजह से सुशीला जी को यह बात समझ में आ गई थी कि अब उनके बेटे की दूसरी शादी आसानी से नहीं होगी। इसलिए उन्होंने रश्मि को स्वीकार लिया था और अब रश्मि को भी अपना हक मिल गया था। वहीं संगीता ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद लॉ की पढ़ाई करी और फैमिली कोर्ट में एक बड़ी वकील बन गई। वो अब ऐसी औरतों के केस लड़ती है जो शादीशुदा जीवन में प्रताड़ित हैं और उन्हें ऐसे रिश्तों से निजात दिलाने का काम करती है। वहीं कुछ ऐसे कपल जो आते हैं तलाक लेने के लिए, जिनकी तलाक की वजह छोटे मोटे झगड़े और आपसी मतभेद होते हैं, तो वह उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वह एक बार अपने रिश्ते को परख लें। अगर वह दिल से एक दूसरे को अपना जीवन साथी मानते हैं तो छोटी मोटी बातों की वजह से तलाक ना लें, क्योंकि मन से चाहने वाला जीवन साथी बहुत मुश्किल से मिलता है। संगीता का अब शहर में काफी नाम हो गया था, क्योंकि अब वह एक ऐसे वकील के तौर पर सामने आई थी जिसने कई महिलाओं को न्याय दिलाया था और कई ऐसे कपल जो जरा जरा सी बातों की वजह से बतंगड़ बनाकर तलाक लेने पहुंचे थे, उनकी गृहस्थी को बचाया था। आज संगीता आत्मनिर्भर बन चुकी थी और अपने पैरों पर खड़ी थी और उसने तय किया था कि वह अब शादी तभी करेगी जब उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसे देखकर उसे लगेगा कि वह उसके साथ अपनी सारी जिंदगी बिता सकती है। वह उसे इज्जत, सम्मान और प्यार देगा। वकालत के दौरान ही एक दिन संगीता की मुलाकात मिस्टर सुभाष से हुई, जो उसी शहर के कोर्ट में जज थे। सुभाष एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे और वह न्याय संगत भी थे। अपनी न्याय प्रियता की वजह से वह शहर में काफी ज्यादा फेमस थे और सुभाष को भी संगीता में ये क्वालिटी दिखाई दी थी। इसलिए दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उसके बाद सुभाष ने संगीता से और संगीता ने सुभाष से शादी कर ली और एक खुशहाल गृहस्थ जीवन बसाया। आज संगीता और सुभाष का जो रिश्ता है वह सम्मान और प्रेम दोनों से जुड़ा हुआ है। दोनों ही एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं और एक दूसरे को दिल से प्रेम भी करते हैं। उनके रिश्ते में वफादारी भी है और वह एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, शादी का फैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अगर रिश्ते में प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, तो वह रिश्ता महज एक समझौता होता है और आने वाले समय में वह बोझ बन जाता है। साथ ही साथ जो शिक्षा है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों को अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब आप कम पढ़े लिखे होते हैं और कमजोर होते हैं तो लोग आपका कई बार फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। शिक्षा और आत्मनिर्भरता आपको मजबूत बनाती है।
अगर पति पत्नी दोनों ही अपने पैर पर खड़े हैं तो गृहस्थी का बोझ किसी एक के ऊपर नहीं होता है। दोनों ही मिलजुल कर गृहस्थी को चला रहे होते हैं और कोई भी किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझ रहा होता है। किसी को भी यह नहीं लगता है कि उनकी वजह से ही उनका गुजारा हो रहा है। दोनों एक दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं और दोनों एक दूसरे को घर के कामों में सपोर्ट भी करते हैं। आपको संगीता के द्वारा लिया गया फैसला कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।